अचानक कैलिफोर्निया से उसे यहाँ क्यों बुलाया। क्लेयर ने बताया कि शायद दादी अकेली पड़ गई होंगी, इसलिए उन्होंने परिवार को बुलाया। शेरिफ ने कहा कि वे गांव के लोगों को भी बुला सकती थी। क्लेयर ने समझाया कि दादी हमेशा अपनी परेशानियां परिवार के अंदर ही रखना पसंद करती थी। इसी बात के बाद शेरिफ का व्यवहार सीरियस हो गया और उसने गांव में फैल रही चर्चाओं से जुड़ा एक सवाल किया कि वेंडिगो क्या होता है। क्लेयर ये सुनकर कुछ क्षण के लिए रुक गई, फिर बिना कुछ बोले मुड़ी और घर के अंदर चली गई। अंदर आते ही क्लेयर ने दादी को आवाज लगाई, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। तभी रोमन की नजर उसी पुरानी खोपड़ी पर पड़ी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, सब लोग चिंतित होकर दादी को ढूंढने लगे। रोमन एक कमरे में गया जहां उसे एक चादर हिलती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, लेकिन अचानक वो चीजें उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोमन डरकर पीछे की ओर गिर गया। तभी पता चला कि वो तो क्लेयर की दादी थी, जो कमजोर हालत में धीरे धीरे बाहर आई थी। इसके बाद सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा होकर बैठ गए। दादी ने उन्हें अपने पुराने समय की तस्वीरें दिखानी शुरू की, जिनमें यंग क्लेयर भी नजर आ रही थी और उन तस्वीरों में उसके परिवार के बाकी लोग भी थे, जिन्हें देखकर दादी थोड़ी भावुक हो गई। रोमन ने पूछा कि क्या परिवार में कोई और भी है। दादी ने शांत स्वर में कहा कि अब सिर्फ वे 3 ही बचे हैं। माहौल हल्का करने के लिए रोमन ने मजाक किया कि हमेशा जीना अच्छा होगा या मरना। दादी ने गहरी उदासी के साथ जवाब दिया कि हमेशा जीने का मतलब है उन सभी को मरते देखना जिन्हें तुम प्यार करते हो। उनके शब्दों के बाद कमरे में खामोशी फैल गई और सभी के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। खैर, अगले दिन की बात दादी फिर से गायब हो गई थी, इसलिए क्लेयर ने बच्चों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। ब्री और रोमन उन्हें ढूंढते हुए शेड तक पहुंचे, लेकिन वहां भी दादी नहीं थी। तभी रोमन को कुछ अजीब सा दिखाई दिया और वो उसे देखने के लिए उस ओर बढ़ा। उसी समय ब्री ने लाइट चालू की और अचानक वही डरावना पुतला रोमन पर गिर पड़ा। डर के मारे रोमन चीख उठा। ब्री दौड़कर उसके पास पहुंची और जल्दी से पुतला हटाकर उसे उठा लिया, जिसके बाद वे दोनों जंगल में दादी को तलाशने के लिए आगे बढ़ गए। चलते चलते रोमन के जूते में कुछ चिपक गया, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए रुक गया, जबकि ब्री आगे बढ़ती चली गई। तभी अचानक पीछे से आने वाली आहट ने रोमन को चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा तो वहां उनकी दादी खड़ी थी, पर अगले ही पल दादी ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि वो बहुत शोर कर रहा है और कहा कि ऐसे शोर से आत्माएं परेशान होती हैं। फिर दादी दोनों बच्चों को अपने साथ एक जगह ले गई, जहां रोमन ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही थी। दादी ने शांत लेकिन अजीब लहजे में कहा कि वे अपनी मौत के बाद रहने के लिए एक सुरक्षित जगह खोज रही थी। ये सुनकर दोनों बच्चे एकदम उलझन में पड़ गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। रोमन ने आगे पूछा कि इसका मतलब क्या है। तभी ब्री की नजर दादी के हाथ में पकड़ी हुई चीज पर गई और उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो ड्रीम कैचर है। दादी ने हाँ कहा और समझाया कि ड्रीम कैचर केवल मन की बुराई को नष्ट नहीं करता, बल्कि असली दुनिया में मौजूद बुरी आत्माओं को भी पकड़ता है। ये सुनकर रोमन को दादी की कही बात कुछ अजीब और अविश्वसनीय लगी, इसलिए उसने हल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहा कि अगर ड्रीम कैचर सच में बुराई पकड़ते हैं, तो फिर हमारे घर में इतने सारे ड्रीम कैचर पड़े हैं, इसका मतलब यहाँ कई बुरी आत्माएं होंगी। दादी ने इस पर कोई मुस्कान नहीं दिखाई, बल्कि सीरियस आवाज में बोली कि वो ड्रीम कैचर किसी साधारण बुराई को नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बुराई वेंडिगो को रोकने के लिए रखा गया है। फिर उन्होंने समझाना शुरू किया कि जब पाप इतना बढ़ जाता है कि इंसान सही फैसला नहीं कर पाता, तब वेंडिगो को बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि जो ड्रीम कैचर घर के बाहर लटकाया है, वह वेंडिगो को पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे घर के अंदर आने से रोकने के लिए है। क्योंकि जो इंसान वेंडिगो को बुलाता है, अगर वह उसे सही तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वही वेंडिगो उसकी आत्मा पर पूरी तरह हावी हो जाता है। दादी की बात सुनकर बच्चों के मन में कई सवाल उठने लगे। वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे कि अगर वेंडिगो सच में मौजूद है, तो वह उनके घर में क्यों आएगा। दादी कुछ पल तक चुप रहीं और बिना कुछ कहे वह मुड़कर घर की ओर चल दी, जिसके बाद बच्चे शेड की तरफ गए ताकि कुछ औजार ले सकें, क्योंकि उन्हें क्रिसमस ट्री काटने जाना था। वे जंगल में पहुंचे और बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे, पर चलते चलते उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वे उस गंध का पीछा करते हुए एक छोड़ी हुई जगह पर पहुंच गए, जहां रोमन वहां पड़े सामान को देखकर सोचने लगा कि ये सब क्या है। तभी अचानक टक नाम का आदमी पीछे से आया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। दूसरा आदमी केविन सामने आया और बोला कि ये उसकी चिंता की बात नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या रोमन अकेला है। उसी समय खिड़की से ब्री दिखाई दी, जिसने रोमन को चुप रहने का इशारा किया। तभी बेन अंदर आया और उसने कहा कि वो इस लड़के को जानता है। इसके बाद उन लोगों ने रोमन को बांध दिया और उसे जंगल की तरफ घसीटते हुए ले जाने लगे, ताकि उसे मारकर उसके शरीर के अंग ब्लैक मार्केट में बेच सकें। ब्री छिपकर ये सब देख रही थी। जैसे ही उसे मौका मिला, वो धीरे से पीछे आई। जब वे रोमन को कुएं में फेंकने वाले थे, ब्री अचानक आगे बढ़ी और केविन पर वार किया। इससे उनका ध्यान भटक गया और रोमन को भागने का मौका मिल गया, लेकिन उसके शरीर पर रस्सी अभी भी बंधी थी। ये देखकर टक ने उसे पकड़ने के लिए रस्सी खींची, जिससे रोमन अचानक गिर पड़ा।
लेकिन ब्री ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो दौड़ी, रोमन के पास पहुंची और जल्दी से रस्सी काट दी। इसके बाद दोनों बच्चे साथ में वहां से भाग निकले और जंगल की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर बाद शेरिफ घटना की जांच करने उनके घर पहुंचा। रोमन ने बताया कि वो उन आदमियों में से एक को पहले भी देख चुका है और वो वही आदमी था जो शेरिफ की गाड़ी में बैठा था। लेकिन शेरिफ ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया क्योंकि यहाँ आने से पहले वो उन आदमियों के घर जा चुका था और उनके बयान के अनुसार रोमन और ब्री ने ही उन पर हमला किया था। फिर उसने ब्री से भी पूछा कि क्या उसने उन आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। ब्री ने साफ बताया कि पहले हमला उन्हीं आदमियों ने किया था। उनके पास बंदूक थी और वे उसके भाई को मारने वाले थे, इसलिए उसने उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। इस पर शेरिफ ने कहा कि उसने कभी बेन को हिंसक नहीं देखा, इसलिए ब्री की बात पर विश्वास करना नामुमकिन है। ये सुनकर रोमन ने अपने घाव दिखाए और गुस्से में कह दिया कि शायद उन आदमियों ने शेरिफ को चुप रहने के लिए पैसे दिए होंगे। स्थिति बिगड़ते देख दादी ने हस्तक्षेप किया और शेरिफ से तुरंत घर छोड़ने को कहा। शेरिफ बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब रोमन डरा हुआ था क्योंकि वे लोग जानते थे कि वो कहाँ रहता है। ब्री ने उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। इसी दौरान रोमन को कपड़े में लिपटी खोपड़ी से किसी तरह की आवाज सुनाई दी। वो पहले ही डरा हुआ था और ये आवाज उसे और असहज कर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खोपड़ी को उठाकर देखने लगा। तभी दादी कमरे में आई, उसके घावों की जांच की और उसे सोने की दवा दी। रात में उसे सपना आया कि कोई घर की तरफ आ रहा है। डर कर वो अचानक उठ बैठा और पाया कि उसके घाव पूरी तरह भर चुके थे। तब दादी उसके कमरे में आई और खोपड़ी को देखते हुए बोली कि ये खोपड़ी उसके दुश्मनों और उसके डर दोनों का अंत कर सकती है, लेकिन इसे सावधानी से संभालना जरूरी है क्योंकि ये अत्यंत खतरनाक है और इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रोमन ने उनसे पूछा कि क्या वे इसे कंट्रोल कर सकती हैं? दादी ने कहा कि वेंडिगो को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। ये सुनकर रोमन डर के मारे रो पड़ा और बोला कि वे लोग उसे मार देंगे। दादी उसकी तरफ पीठ किए हुए बोली कि जब सब सो जाएं, तब वो खोपड़ी उन्हें दे जाए। रात होते ही दादी ने कुछ चीजें मिलाकर एक द्रव्य तैयार किया और रोमन को पिला दिया। उन्होंने कहा कि अब वेंडिगो की आंखें उसकी आंखें बन जाएंगी। रोमन ने वो मिश्रण पिया और उसके बाद आह्वान की रस्म शुरू हुई। उसने पुतला पकड़ते ही उसके हाथ खून से भीग गए, जबकि दादी ओजिब्वे भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। कुछ ही देर में खोपड़ी उस पुतले से चिपक गई। दादी ने उसे समझाया कि काम पूरा होते ही वेंडिगो को वापस भेज देना और उसका नाम फिर कभी नहीं लेना। रोमन ने वादा किया और जंगल की ओर दौड़ गया। अगले ही पल ब्री ने उसे जगाया। रोमन ने बताया कि उसने एक अजीब सपना देखा, लेकिन जब वो बाहर गया तो उसने वही पुतला वहीं पड़ा देखा। इससे उसे समझ आया कि जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं बल्कि सच था। तभी क्लेयर वहां आई और उस पुतले के बारे में पूछने लगी। रोमन ने उसे बताया कि ये क्रिसमस के लिए एक तरह की सजावट है। क्लेयर ने उसे तुरंत इसे वहां से हटाने को कहा क्योंकि वो सजावट उसे अजीब लग रही थी। रोमन उसकी बात मानकर पुतले को कब्रिस्तान में ले गया। जैसे ही वो वहां से जाने लगा, पुतला अचानक हिला और उसकी आंखें रोमन की ओर मुड़ गईं। खैर, उस रात रोमन ने वेंडिगो की आंखों के माध्यम से देखा कि वो भयानक जीव बेन और उसके साथियों तक पहुंच चुका था। वहां वेंडिगो ने पास खड़े बेन को पकड़ लिया और उसे पेड़ों के बीच की उस अंधेरी जगह में खींच लिया। पास खड़े केविन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वेंडिगो ने बेन को और गहराई में घसीट लिया, जिससे केविन डर कर भाग गया। रोमन अचानक डर से उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि जो उसने देखा था वो वास्तविक घटना थी, इसलिए डर कर वो जंगल की ओर भागा, जहां उसने उन आदमियों को बेन की गुमशुदगी पर चर्चा करते देखा। तभी टक के चेहरे पर खून टपका। उसने ऊपर देखा तो पाया कि बेन की लाश पेड़ से लटक रही थी। ये देखकर दोनों आदमी घबराकर वहां से भाग गए। अब रोमन को यकीन हो गया कि ये सब वेंडिगो का ही काम है। ये सोचकर वो घबराकर घर की ओर भागने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वेंडिगो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। ठीक उसी समय ब्री वहां पहुंच गई और अचानक उसे देखकर वो रुक गई, जिसके बाद दोनों साथ घर की ओर चल पड़े। लेकिन ब्री को महसूस हो रहा था कि रोमन का व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। बाद में रोमन अपनी दादी के कमरे के दरवाजे पर गया और दस्तक देने लगा, लेकिन दादी ने दरवाजा नहीं खोला। उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वे बेहद डरी हुई हैं। फिर रात के खाने के दौरान वेंडिगो ने रोमन के शरीर पर कंट्रोल कर लिया और उसे शिकार पर भेज दिया। उधर टक और उसका छोटा बेटा अपने घर में थे। बेटा बेचैन महसूस कर रहा था, जबकि टक लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक रोमन वहां पहुंचा और टक पर हमला कर दिया। बच्चा डर के मारे सब कुछ देखता रह गया, लेकिन असलियत ये थी कि रोमन अपने घर के बाहर ही था और हमला वास्तव में वेंडिगो कर रहा था। उसी समय ब्री बाहर आई और उसने रोमन को किसी अदृश्य चीज को खाने की कोशिश करते देखा। ये दृश्य देखकर वो घबरा गई और उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया, जिसके बाद रोमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा कि क्या रोमन किसी तरह का नशा करता है। क्लेयर ने इनकार किया। ये सुनकर डॉक्टर ने किसी तरह की टेस्ट करवाने की सलाह दी। फिर अगली सुबह रोमन ने सुझाव दिया कि वे जंगल में क्रिसमस ट्री लेने जाएं। ब्री पहले हिचकिचाई क्योंकि उसे अब भी डर था कि वे आदमी जंगल में कहीं छिपे हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वो तैयार हो गई। वापस लौटते समय ब्री ने बताया कि उनकी दादी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है
इसलिए उसने रोमन को कैलिफोर्निया लौट जाने की सलाह दी, लेकिन रोमन ने साफ कहा कि वो यहीं रहेगा। उसी क्षण एक कार वहां आकर रुकी। कार में केविन बैठा था। वो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था और रोमन भी उसी तरह तीखी निगाहों से उसकी ओर देख रहा था। जिसके बाद रोमन अपनी दादी के लिए खाना लेकर उनके कमरे में गया। दादी ने उसे चेतावनी दी कि वेंडिगो बहुत भूखा है और उसे शिकार चाहिए, इसलिए रोमन को सावधान रहना होगा और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। रोमन ने दावा किया कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। दादी ने कठोर स्वर में कहा कि वेंडिगो को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रोमन ने पूछा कि क्या वे इसलिए डरती हैं क्योंकि उन्होंने ही वेंडिगो को वापस लाया था। दादी ने धीरे से कहा कि बात वैसी नहीं है, बल्कि वेंडिगो पर उनका एक अधूरा कर्ज बाकी है। फिर उन्होंने अपना अतीत बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि एक कठोर सर्दी के दौरान उनके समुदाय में बहुत लोग भूख से मर गए थे। हालात इतने बुरे हो गए थे कि उनके पिता को भी भूख के कारण इंसानी मांस खाना पड़ा और ये उनके कम्युनिटी के रूल्स के खिलाफ था। और इसी कारण बुजुर्गों ने उनके पिता को दंड देने के लिए वेंडिगो को बुलाने का निर्णय लिया। लेकिन वेंडिगो को बुलाने के लिए एक चारा चाहिए था और इसके लिए बुजुर्गों ने दादी को ही चारा बना दिया और ये उनके पिता जान चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे एक ड्रीम कैचर दिया ताकि वो वेंडिगो से सुरक्षित रह सके। पर श्राप इतना शक्तिशाली था कि ड्रीम कैचर होने के बावजूद दादी उस श्राप को पूरी तरह रोक नहीं पाई। दादी ने कहा कि वे जब तक जीवित हैं तब तक उसी श्राप में बंधी रहेंगी जब तक वेंडिगो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। रोमन ने आत्मविश्वास से कहा कि वो